नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो हम लोग सफलता सीरीज देख रहे थे, आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 21 को देखेंगे। इससे पहले हम 20 क्लास करा दिए हैं, साथ ही जो भी बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक या पीडीएफ, है ना, चाहे एसएससी के लिए हो, रेलवे के लिए हो, बिहार पुलिस दरोगा के लिए हो, दिल्ली पुलिस के लिए हो, आप लोग इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सएप पे ही ले जाएगा और वहाँ से आप बात करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 13 मार्च 2025 को जो रिजल्ट जो आयोग के द्वारा घोषित किया गया एमटीएस, सीजीएल और उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें अब तक 41 बच्चे का रिजल्ट की सूचना मेरे पास आ चुके हैं। साथ ही 11 उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हुए बच्चे का भी सूचना मेरे पास आ चुका है और इन्होंने जो है जीके जीएस के लिए मुझे जो है क्रेडिट दिए हैं, तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इनके भावी भविष्य की शुभकामना। सभी को नए लाइफ मुबारक। ठीक है भैया, आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और इस एक एक बच्चे का ब्यौरा मैं टेलीग्राम पे आपको दे दिया था, तो कोई बच्चा ये ना कहेगा कि फेक है, क्योंकि आपको पता है मैं एक भी लफ्ज झूठ नहीं बोलता, है ना, अपने निजी लाइफ में भी नहीं, तो इसमें बोल के मैं क्या ही कर लूँगा। चलिए शुरू करता हूँ आज का ये क्लास। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट आपको कवर करते हुए जाना है, आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगी। पहला जो प्रश्न है करंट सेक्शन से है, संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास IBSAMAR ISWAMAR जो भी आपको पढ़ना है, भारत, ब्राजील तथा और कौन से देश इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका। यहाँ से नाम के ऊपर ही है, I से इंडिया है, B से ब्राजील है और SA से साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो ये जो है आपका तीनों नाम के ऊपर ही है, तो इस प्रकार का अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये तीनों देश को याद कर लीजिए, काम आवेगी, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी में भी देखा गया है इस प्रकार के क्वेश्चन। द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास नसीम अल बहर और अल नजाह, अब ये देखिए ये अरेबिक लैंग्वेज में है ना, तो ये भारत और ओमान के बीच जो है कराए जाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओमान याद रखना होगा, है ना। नसीम अल बहर जो है ये अक्टूबर 2024 में गोवा के तट पे हुआ है। जैसे अभी सिम्बेक्स का पूछा गया था, आरपीएफ रेलवे का जो एग्जाम चल रहा है वहाँ पे, कि भाई सिम्बेक्स जो है ये कहाँ पे संपन्न कराए गए थे, तो आपके ऑप्शन में विशाखापत्तनम तट, गोवा तट ऐसा रह सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि नसीम अल बहर अक्टूबर 2024 जो नौसैनिक भारत और ओमान का संयुक्त अभ्यास है ये कहाँ पे संपन्न हुए, तो आप कहेंगे गोवा के तट पे। अगर ऑप्शन में गोवा का तट नहीं है तो क्या रह सकता है कोई भी बच्चा, तो भैया आपके ऑप्शन में अरब सागर रह सकता है ना, अरब सागर रह सकता है, अरब सागर रह सकता है, कोंकण रह सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगला है क्वाड देश का संयुक्त नौसेना के सैन्य अभ्यास अक्टूबर 2024 में भारत में विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। अगर ऑप्शन में विशाखापत्तनम नहीं रहेगा तो क्या रह सकता है, बंगाल की खाड़ी रह सकता है मेरे दोस्त, है ना, क्या रह सकता है, बंगाल की खाड़ी रह सकता है, क्योंकि आपको पता होगा विशाखापत्तनम आपका इस साइड आ जाएगा आंध्र प्रदेश साइड, और इधर अपना क्या लगता है, बंगाल की खाड़ी लगता है, इधर क्या लगता है, अरब सागर, तो गोवा यहाँ पे है, तो या तो गोवा का तट या फिर अरब सागर भी आप कह सकते हो। चलते हैं आगे, युद्धाभ्यास 2024। अब देखिए इसमें कोई भी नाम नहीं है, सीधे इसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024, तो पते नहीं पड़ रहा है कि ये कौन से देश के साथ होंगे, तो आप कहेंगे ये भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। और ये जो करेंट वाला है युद्धाभ्यास ये राजस्थान में संपन्न कराए गए हैं। जो रेलवे का एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये पार्टिकुलर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास उदार शक्ति, देखिए मित्र शक्ति आप जानते होंगे, खाली शक्ति जानते होंगे, गरुड़ शक्ति जानते होंगे, एक उदार शक्ति और आ गया है। ये जो उदार शक्ति है ये भारत और मलेशिया के बीच संपन्न कराए जाते हैं, तो ये याद रखेंगे, मलेशिया के बीच होता है उदार शक्ति। वैसे भी भारत और मलेशिया का जो रिश्ता है उदारता का है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, उदार मतलब लिबरल होना, है ना। इसके अलावा संयुक्त अभ्यास मैत्री, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होती है। वहीं पर संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्ती, देखिए दोस्ती और मैत्री में लगभग सेम मीनिंग आता है लेकिन आंसर अलग अलग है।
अगर मैत्री कहेंगे तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है, और दोस्ती कहेंगे तो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने कुछ एक नया अभ्यास आपको बताया है। और अब इसके साथ ही 1 मिनट का समय लेंगे। भैया ये है पैरासीटामोल 500। अगर आपको दिल्ली पुलिस, एसएससी इत्यादि का एग्जाम देना है तो ये फाउंडेशन बनाने का काम करता है, और ये मेरा सबसे पहला ई बुक है जो बाजार में आग लगाने के साथ साथ एग्जाम में भी आग लगा देते हैं। इनके अलावा भैया ये है पैरासीटामोल 2, ये है मार्क बूस्टर। अगर आपको लगता है कि मैं एवरेज बच्चा हूँ, एवरेज मार्क आ जाते हैं मेरे जीके जीएस में, थोड़ा सा इनहेंस हो जाता तो अच्छा होता, तो आप ये मार्क बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो पैरासीटामोल 2 को। ये नॉन टेक्निकल और एसएससी, दिल्ली पुलिस इत्यादि सभी में काम करेगा। ये भैया सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए 36 सीरीज चलाया गया था। मैंने कहा था 50% करा दूंगा, उससे ज़्यादा ही करा दिया था। 24 क्लास करा दिया हूँ, इसमें 11 क्लास बाकी है। इसमें हाई लेवल के एसएससी की एग्जाम मतलब क्वेश्चन होते हैं, तो जो बच्चे प्रे निकाल लेते हैं, मेंस में लटक जाते हैं, वो इस जीके जीएस वाले सीरीज को भी पढ़ सकते हैं। इनके अलावा ये परीक्षा दर्पण है, ये रेलवे के विभिन्न एग्जाम में काम आएगी, और 1-2 दिन में हम एक नई जो है और भी कुछ लेकर के आऊँगा, तो उस समय बात करेंगे उसके बारे में। तो जैसा आपकी रिक्वायर है आप ले सकते हैं। ये हमारे जो है मतलब जो वीर हैं जो पास हुए हैं एग्जाम, है ना, उनके कुछ स्क्रीनशॉट वैसे टेलीग्राम पे मैंने आपको पूरा दे ही दिया था। अब इतने ज़्यादा है, 41-11-42-10-52 हो जाएंगे, तो मैं इतना नहीं दिखा सकता। फिलहाल मैं यहाँ पे 10-12 दिखा दिया हूँ, और जिसको और भी वेरीफाई करना है टेलीग्राम पे जाके देख ले, क्योंकि मैं विथ सिलेक्शन नंबर लिखते जाता हूँ कि ये मेरा अमुक सिलेक्शन नंबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपको दिखाने का भी रीजन है, इसमें हमारा भी स्वार्थ है, ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे प्रचार का और कोई जरिया है नहीं, है ना। और जब तक आजकल कोई सामान दिखता नहीं तब तक जो है कोई उस पर अमल ही नहीं करता। अब बड़े बड़े चैनल में अगर इतनी रिजल्ट हो जाए तो आज तक पे भाई प्रसारण करवा दे। मैं तो खुद ही जो है 2 लफ्ज बोल दे रहा हूँ, तो जिनको बुरा लगा वो माफ़ी चाहता हूँ, है ना। चलिए, कुरुख, तुलु और पाली इत्यादि भाषाओं में कौन सा एक द्रविड़ भाषा समूह में शामिल नहीं है। और मैं ये कहना भी नहीं चाहता कि वो पास हो गया ये पास हो गया, क्योंकि जो पास नहीं होते ना उनका दुख मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि कभी मैं भी इसी गली से गुजरा करता था। ठीक है, लेकिन ये बताना भी जरूरी है। इस प्रकार के एक प्रकार का मोटिवेशन भी होता है कि भाई इनको हो सकता है तो मुझे भी होगा, है ना। यहाँ पे आएंगे, कुरुख, तुलु और पाली इत्यादि भाषाओं में से कौन सा एक द्रविड़ भाषा समूह में शामिल नहीं है। ये जो 3 भाषा दिए गए हैं, है ना, जो रीजनल टाइप से आप कह सकते हैं, वैसे ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में नहीं बोले जाते, तो आपको बताना है कि इसमें कौन एक द्रविड़ भाषा फैमिली में नहीं आएगा। तो जो पाली भाषा है ना, ये इंडो आर्यन भाषा में आता है। किस में आता है भाई? इंडो आर्यन में आता है, है ना। और ये इंडिया में सबसे बड़ी भाषा परिवार है जो बोली जाती है, इंडो आर्यन भाषा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए आपका पाली भाषा हो जाएगा राइट आंसर। वैसे कुरुख, तुलु जो है ये आपके द्रविड़ भाषा में आ जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार की बात करेंगे तो इंडो आर्य भाषा परिवार है, जिसके अंतर्गत आपका संस्कृत। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट इंडो आर्यन भाषा कौन सा है, तो आप संस्कृत कहेंगे। और सबसे लेटेस्ट इंडो आर्यन भाषा कौन से हैं, तो आप हिंदी को आंसर लगा सकते हो। चौंकिए नहीं, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। आप हिंदी को आंसर लगा सकते हो सबसे लेटेस्ट इंडो आर्यन भाषा में, और सबसे पुरानी इंडो आर्यन भाषा में आप संस्कृत को आंसर लगा सकते हो, आंसर सही होगा, है ना। इसके अलावा पाली भी आ जाते हैं, प्राकृत भी आ जाते हैं। अब पाली और प्राकृत से आपको 2 क्वेश्चन और याद होना चाहिए कि जो पाली वाला भाषा है, इसमें आपका गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध जो है उपदेश दिए थे। और जो प्राकृत भाषा है वो भगवान महावीर के द्वारा जो उपदेश दिया गया था, तो ये प्राकृत भाषा में दिए गए थे। उर्दू, है ना, कोंकणी आपका कहाँ पे बोली जाती है? गोवा, है ना। इनके अलावा बंगला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ओडिसी, नेपाली, असमिया, गुजराती, मराठी इत्यादि सभी भाषा जो है ये इंडो आर्यन भाषा फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में आएंगे तो कुरुख, टोडा, है ना, कुरुख, टोडा, एक सेकेंड, अब द्रविड़ भाषा, सॉरी फोन आ गया था। द्रविड़ भाषा परिवार में जो है कुरुख है ना, टोडा भी है, और जो साउथ के पॉपुलर भाषा है वो तो है ही द्रविड़ भाषा में। तो ये जो पॉपुलर भाषा है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, है ना, तो ये आपको याद नहीं रखना है। द्रविड़ भाषा में जो याद रखने लायक है कुरुख है, टोडा है, तुलु है,
ये भाषा आपको द्रविड़ भाषा में याद रखना है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे नहीं बोले जाते और आपको जनरली याद नहीं होगा। तो जो याद नहीं है उस पर फोकस कीजिए। वैसे बहुत सारे बच्चे को ये लगते हैं कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सब एक ही जगह बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है, गलती हो जाएगी। तमिल जो है ये तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना में बोले जाते हैं, मलयालम आपका केरला का भाषा है और कन्नड़ आपका कर्नाटका में बोला जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा डिफरेंस है और ये चारों के चारों भाषा शास्त्रीय भाषा है। और इन सभी भाषाओं में जितने भी इंडिया में वर्तमान में शास्त्रीय भाषा है वैसे अभी 11 हो गए हैं, है ना। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा जो है 2004 के अंदर तमिल को ही दर्जा दिया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कोक बरोक भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है जो त्रिपुरा में और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी थोड़ी मात्रा में बोली जाती है, आपके कोक बरोक भाषा। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। गालो भाषा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। एक जसेरी भाषा होती है, ये लक्षद्वीप के अंदर बोले जाते हैं। खासी भाषा नाम से पकड़ लिए होंगे, खासी, गारो, जयंतिया, ये पर्वतमाला भी है ना। ये आपके जनजाति भी हैं और इसके नाम के ऊपर भाषा भी है। ये मेघालय में बोले जाएंगे। एक बार खासी भाषा से पूछा गया कि ये किस फैमिली के भाषा है, तो आप कहेंगे ये इंडो तिब्बत फैमिली के भाषा है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जनगणना 2011 के दृष्टिकोण से भाषा को निहारे तो पहला, दूसरा, तीसरा में हम आते हैं तो सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा हिंदी है, दूसरा सबसे अधिक बंगाली है और तीसरा सबसे अधिक मराठी भाषा 2011 के डाटा के अनुसार बोले जाते हैं, है ना। भाषाओं के आधार पर निर्मित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा भारतीय भाषा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, है ना, ये आपका इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपके मैसूर कर्नाटका में स्थित है। इन्हें ध्यान रखेंगे, ये पास्ट में एसएससी के अंदर पूछा भी गया है ना। इसके अलावा संविधान में अब तक 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये आप सभी को पता होगा। इसके अलावा वर्तमान समय तक 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पहले 6 गो था और अभी एक झटके में 5 गो और भाषा आ गया था 2024 में, तो हो गया 11 गो। तो ये जो 5 गो नए भाषा जिसको शास्त्रीय भाषा का हाल फिलहाल दर्जा मिला है, यहाँ से आपको करंट सेक्शन से एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। इसमें से 4-5 गो भाषा दे देगा, बोलेगा इनमें से किसे जो है हाल में शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। अगला है विंबलडन 2024 में महिला एकल के विजेता जो है बारबोरा क्रेजिसिकोवा है। ये किस देश से बिलोंग करती है? एसएससी जीडी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन यानिक सिनर को रिलेट करके पूछा था और आरपीएफ कांस्टेबल में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा जो है इस पे आपको अमल करने की जरूरत है। मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं और कोई खिलाड़ी जो पहली दूसरी बार जीत रहा होता है, उनके जो नेटिव है, जो जहां से वो बिलोंग करते हैं, उनके जो देश हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और छोटे छोटे एग्जाम में राफेल नडाल इतने फेमस होने के बाद भी, बहुत पुराने खिलाड़ी होने के बाद भी उनकी जो है देश का नाम पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो विंबलडन 2024 में महिला एकल के विजेता बारबोरा क्रेजिसिकोवा जो है ये चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर डिमांड करूंगा, चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? देखते हैं कितने बच्चा राजधानी भी ठीक से याद रख पाए हैं कुछ एक प्रमुख देशों का। इसके अलावा विंबलडन घास के मैदान में खेले जाने वाली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ना। वर्ष 2024 के लिए पुरुष एकल में विजेता कार्लोस अल्काराज है। कार्लोस अल्काराज जो है ये स्पेन के हैं। वहीं पे आपका बारबोरा क्रेजिसिकोवा जो आपके विंबलडन 2024 महिला सिंगल के विजेता हैं, ये आपके चेक गणराज्य के हो जाएंगे। सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में विंबलडन प्रतियोगिता जो है ये सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है और ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे नवीन प्रतियोगिता है। ये दोनों को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी एसएससी ने पिछले ईयर क्वेश्चन पूछा था, चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का नाम रख के पूछा गया था कि सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है, तो आप कहेंगे विंबलडन। इसकी शुरुआत 1877 में ही हुआ था और सबसे नवीन है ऑस्ट्रेलिया ओपन जिसकी शुरुआत 1905 में की गई थी, है ना। लेकिन साल में ऑर्गेनाइज कराने की जो क्रम है वो अलग है। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर हमारा होता है फ्रेंच ओपन, फिर हमारा होता है विंबलडन और लास्ट में होता है अमेरिकी ओपन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना
रखना है। फ्रेंच ओपन 2024 है ना, एकल पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्काराज इसमें भी है, तथा महिला एकल के विजेता एगा स्वीटेक है। कार्लोस अल्काराज का जो है आपका देश मैंने पहले ही बता दिया था, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। एगा स्वीटेक का जो देश है ये पोलैंड के रहने वाली है। और फ्रेंच ओपन जो प्रतियोगिता होती है ये क्ले कोर्ट या मिट्टी के कोर्ट या मिट्टी के जो है सतह पे खेले जाते हैं। अमेरिकी ओपन 2024 में पुरुष एकल के विजेता यानिक सिनर है जो इटली के रहने वाले हैं, और महिला एकल के विजेता आरेना सबलेंका है जो बेलारूस के रहने वाली हैं। तो इन्हें दोनों को ध्यान रखना है नेटिव के साथ। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल के विजेता यानिक सिनर है इटली के रहने वाली, और महिला एकल के विजेता आरेना सबलेंका बेलारूस के रहने वाली। तो यहाँ पे हम तुलना करते हैं तो अमेरिकी ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला और पुरुष एकल के सेम कैरेक्टर विजेता हैं। तो एक तरीके से आपको सहूलियत हो जाएगी याद रखने में। चलते हैं आगे। प्राचीन कालीन ग्रंथ कथावत्थु के लेखक लेखिका कौन है? तो ये मोगलीपुत्र तिस्सा है। मोगलीपुत्र तिस्सा को आप सभी जानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय करवाया गया था पाटलिपुत्रा में, है ना, तो उस समय अध्यक्षता किसने किया था? ये रेलवे का क्वेश्चन है, तो मोगलीपुत्र तिस्सा ने किया था, है ना। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। इसके अलावा ग्रीक भाषा की प्रमुख ग्रंथ इंडिका की रचना जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। और ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ग्रीक भाषा में। ग्रीक को अपन यूनानी भाषा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेगास्थनीज से क्वेश्चन और भी छोटा सा पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो आप कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, ठीक है भैया, सेलुकस निकेटर के तरफ से। इसके अलावा जो आपका मेगास्थनीज है ये किस वंश के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराएगा? चूंकि मौर्य वंश के दरबार में रहते थे तो भैया ये मौर्य वंश के बारे में जो है जानकारी मुहैया कराएगा। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, इसके लेखक हैं विशाखा दत्ता। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है इस ग्रंथ में भी आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी जो है मिलता है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख जिसका संबंध किससे है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदमन प्रथम से है। इस अभिलेख में संस्कृत भाषा में चंद्रगुप्त का नाम भी लिखा गया है। इस अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है जिसकी निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कराया गया था। और सुदर्शन झील कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे बातें उभर करके आई कि भैया जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसके काल में हुई थी? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य काल के समय में हुआ था, और ये गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन प्रथम से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, तो ये जो हरिसेन है ये किसके कवि थे? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है भैया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। मगध पर सबसे पहले कौन से वंश ने शासन किया था? तो आप कहेंगे हर्यक वंश ने शासन किया था। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम पूछा जाता है बिंबिसार। देखिए बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत कंफ्यूजन रहता है। बिंदुसार जो है ये अशोक का पिताजी का नाम है, बिंबिसार जो है ये अजात शत्रु के पिताजी के नाम है ना। तो हर्यक वंश के फाउंडर आपके बिंबिसार हो जाएंगे, ठीक है। और ये बिंबिसार पुत्र के जो पुत्र हैं अजात शत्रु है, अर्थात अजात शत्रु का पिता हुआ आपका बिंबिसार, है ना। अजात शत्रु का एक और नाम है कुनिक, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था आपका कहाँ पे हुआ था? राजगीर के अंदर हुआ था महाकश्यप के समय में। तो अजात शत्रु ने ही करवाया था, और इसकी जो डेटा मतलब काल है 483 BC है। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद और अंतिम शासक धनानंद रहा था। इसी धनानंद को हरा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करे थे। कोशिका भित्ति केंद्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें से कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग का उदाहरण है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कोशिका शब्द आप सुनते हो तो बहुत सारे चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। कोशिका क्या होता है ना। कोशिका कोई अंग का नाम नहीं है। कोशिका जो है एक अंग में कई लाख कई करोड़ कोशिका होते हैं, ऐसे आप समझ लेंगे कि कोशिका क्या चीज है। आप जो है इमेजिन नहीं कर सकते हो, खुले आंख से लगभग नहीं है देख सकते हो। और उस कोशिका में भी कई सारे पार्ट होते हैं, है ना। उस पार्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है
है कोशिका भित्ति, हालांकि ये सिर्फ पादप प्लांट सेल में होते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें से कौन सा है जो झिल्ली रहित है, जिसके मतलब कवर्ड नहीं है कोई मेम्ब्रेन से, जिसमें झिल्ली नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो जो कोशिका भित्ति है इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है। कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इनका बेसिक इस्तेमाल पादप या पौधे इस रूप में करते हैं, स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए और मजबूतीकरण करने के लिए। ठीक है भैया, जो आपका कोशिका भित्ति है ये वसा और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। ऑप्शन में सेलुलोज है तो सेलुलोज भी आंसर हो सकती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज के बने होते हैं। मैंने अलग अलग भी लिख दिया है ना। कवक में कोशिका भित्ति जो है कैटीन की बनी होती है। अभी मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि कवक में जो है भोज्य पदार्थ किस रूप में स्टोर होता है। कोई भी बच्चा आंसर जरूर दीजिएगा जिनको याद हो पिछले क्लास से, बिना गूगल सूगल किए हुए। ठीक है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, इसी कारण हम उसे पूर्णतः पेड़ पौधे के श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो स्वपोषी नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुद के लिए भोज्य पदार्थ तैयार नहीं कर पाएगा। और जब खुद के लिए भोज्य पदार्थ तैयार नहीं कर पाएगा तो पूर्णतः पेड़ पौधे के श्रेणी में नहीं आएगा। कवक के अध्ययन को हम मैकोलॉजी कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। मशरूम वगैरह खाते हैं, कवक को खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, दवाई इत्यादि बनाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ये मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। कवक में क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, अभी मैंने ऊपर लिख भी दिया था। इनके अलावा यकृत में ग्लूकोज का भंडारण ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। अभी जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर जितना दूर मतलब अंडरलाइन किया हूँ उतना ही दूर में छुपा हुआ है। दिमाग लगाने वाले बच्चे यहाँ से भी लगा लेंगे। विटामिन ए का भी संचयन यकृत में होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जहाँ यूरिया का निर्माण, पित्त का निर्माण इत्यादि कार्य संपन्न होता है। शैवाल के अध्ययन को अपन फैकोलॉजी कहते हैं। लाल शैवाल को रोडोफाइटा, भूरा शैवाल को फियोफाइटा और हरे शैवाल को क्लोरोफाइटा कहा जाता है। इन तीनों ही पॉइंट को VVI कर लेंगे अगर आप SSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, और खास करके अगर आप आने वाले समय में NTPC का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी, क्योंकि भैया दोनों का एग्जाम कराने वाला एजेंसी जो है सेम ही है ना। तो क्वेश्चन को जो है बहुत ज्यादा उठापटक नहीं करता है, उसी में से कुछ ना कुछ क्लू निकाल के आपसे पूछता है। एग्जाम चेंज होती रहती है, क्वेश्चन की बेस लगभग सेम ही रहती है। इसके अलावा ईस्ट कवक जगत के अंतर्गत आता है। ईस्ट की कोशिका में मुख्य एंजाइम जाइमेज होता है। एंजाइम का स्रावन बहिस्रावी कोशिका से होती है। एंजाइम जो है 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे सक्रिय होती है, एक्टिव होती है ना। देखिए जो एंजाइम का स्रावन है ये बहिस्रावी ग्रंथि से होती है। इसका कहने का मतलब एक आंसर और छुपा है क्वेश्चन भी कि भाई जो हार्मोन का स्रावन है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होती होगी। ये चीज मैंने पहले ही बता चुका है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है ना, और इंडोक्राइन क्या होता है, बहुत बार आपको जो है मैं बता चुका हूं। इसके अलावा ईस्ट को मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ईस्ट का उपयोग जो है किण्वन प्रक्रिया यानी फर्मेंटेशन प्रक्रिया में किया जाता है। शराब उत्पादन में, एल्कोहल उत्पादन में, बेकरी उद्योग इत्यादि में जो है ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जीवाणु कोशिका के दीवार को है ना पेप्टाइल और डायगोन की बनी होती है, ये भी एक पॉइंट है। और डायरेक्ट ये NCERT का पॉइंट है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे भाई कवक की जो कोशिका भित्ति होती है कैटीन की होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे जीवाणु कोशिका की दीवार पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखें पेप्टाइडोलाइन है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे कोशिका जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, जैसे अभी आपने कोशिका भित्ति में देखा कि कोई मेम्ब्रेन नहीं हो रहा था, वैसे कई और कोशिकांग है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम भी है, साइटोस्केलेटन है, इसमें भी आपके जो है मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, जिसे हम नीचे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक इत्यादि दोहरी झिल्ली से निर्मित कोशिकांग का उदाहरण है। यहाँ से कई सारे कोशिकांग ऐसे होते हैं जो सिंगल लेयर का होता है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन वाला, सिंगल झिल्ली वाला होता है, कुछ डबल झिल्ली वाला होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, केंद्रक ये कैसी झिल्ली से निर्मित कोशिकांग है, तो आप कहेंगे दोहरी झिल्ली से, डबल मेम्ब्रेन वाला है। जबकि लाइसोसोम जो है ये आपका सिंगल झिल्ली वाला कोशिकांग है, इसे ध्यान रखेंगे है ना।
देखिए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, केंद्रक में आपके डीएनए की उपस्थिति पाई जाती है। क्या डीएनए की उपस्थिति केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक सिर्फ आपका यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कोशिका को पहले दो भागों में बांटते हैं, पादप सेल और जंतु सेल, फिर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में बांटते हैं। जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं वो यूकेरियोटिक सेल में आते हैं, और जो छोटे जीव जंतु हैं, है ना, वो आपके प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं, जो हमेशा गरीबी की अवस्था में रहता है, मतलब बहुत सारे चीज के अभाव रहता है, जैसे केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, है ना। इसके अलावा कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहकर सबसे पहले संबोधित करने वाले वैज्ञानिक का नाम पुरकिंजे थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा बेंजोइक अम्ल में, है ना, डॉट 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 घुलनशील होते हैं। तो बेंजोइक अम्ल जो है जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रेलवे वाले क्लास में भी पर्टिकुलर करा रखा हूं, इसलिए कराना जरूरी है कि आपको याद होगा, अभी पूछा गया था कि नारियल के दूध में कौन से अम्ल पाए जाते हैं एसएससी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर आपको देंगे। यह जल में कम घुलता है, लेकिन ईथर और एल्कोहल में आसानी से घुल जाती है। किस अम्ल की बात हो रही है? बेंजोइक अम्ल की बात हो रही है। बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, C6H5COOH होता है। इसे एरोमेटिक कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में किया जाता है। यह घास फूस में भी पाई जाती है। तो ये सभी के सभी जो है बेंजोइक अम्ल के प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल अगला लेयर में, कार्बोनिक अम्ल किसका रासायनिक सूत्र जो होता है H2CO3 होता है। इसे डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। दो हाइड्रोजन है और बाद में कार्बोनेट का फार्मूला है ना। यह एक प्रकार का कमजोर अम्ल होता है जिसका इस्तेमाल सोडा वाटर इत्यादि बनाने में करी जाती है। कमजोर अम्ल और स्ट्रॉन्ग अम्ल, कमजोर भस्म और स्ट्रॉन्ग भस्म पीएच मान से कैसे डिसाइड करते हैं, मैं हजारों टाइम आपको बता चुका हूं कि जिस भी, है ना, एसिड की पीएच मान जितनी कम होगी वह उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा। हाइपो सॉल्यूशन का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 × 5H2O, जल का 5 अंश होता है। इस हाइपो सॉल्यूशन को अपन सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है फिक्सर के रूप में। इसके अलावा HNO3+3HCl, मतलब एक भाग, है ना, नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिला देंगे तो अम्लराज, जिसे एक्वारेजिया कहते हैं, का निर्माण होता है। और इस एक्वारेजिया में सोना जैसे अत्यधिक कम अभिक्रियाशील धातु भी घुलनशील हो जाती है। सोना बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए महंगा होते हैं। और सोना, चांदी, तांबा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तांबा एक ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों स्टेट में पाए जाते हैं प्रकृति में। नोट: अम्लराज बनाने हेतु नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3 होता है। मैंने ऊपर के स्ट्रक्चर से स्पष्ट कर दिया है, HNO3+3HCl लिखा था। HOBr, इसे कहते हैं हाइपोब्रोमस एसिड। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। इससे पहले मैंने आपको एक और कीटनाशक का बारे में पढ़ाया था हाल फिलहाल में ही, अगर आपको याद हो, DDT का इस्तेमाल भी हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। जिसको याद हो इसका रासायनिक नाम जरूर सेंड कीजिएगा, तभी मैं समझूं कि आप यहां तक पहुंच भी पाए। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपका 2 बार COOH होता है, ठीक है, या H2C2O4 होता है, कैसे भी लिखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होगा। इसका उपयोग दाग धब्बा हटाने के लिए किया जाता है। यह पालक के पत्ता, टमाटर इत्यादि में पाए जाते हैं। तो ये तो विस्तृत जानकारी कई इंपॉर्टेंट एसिड की, जिसकी प्रॉपर्टीज के साथ हमने समझाया है। साथ ही छोटे फॉर्म में नींबू में साइट्रिक अम्ल होते हैं, इमली में टार्टरिक अम्ल होते हैं, नारियल के दूध में लोरिक अम्ल होते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। सरसों के तेल वाला 2023 में पूछा गया था, इरोसिविक अम्ल, और मैंने पैरासीटामोल 500 में इन सभी चीजों को समावेशित कर दिए हैं, है ना। और ये बाद में पूछा गया लोरिक अम्ल, जो आपको मिल जाएगा कहाँ पे, पैरासीटामोल 500 में। इसके अलावा चींटी, बिच्छू इत्यादि के डंक में फॉर्मिक एसिड को अलग से एक्सप्लेन कर दिया था क्लास नंबर 29 रेलवे का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो आपका डंक मारने वाले पौधा है, नेटाल बोलते हैं उसे, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। बिच्छू इत्यादि के डंक में, कीट पतंग के डंक में
एसिटिक के डंक में फॉर्मिक एसिड होते हैं, फॉर्मिक एसिड का निर्माण ग्लिसरॉल से कैसे होता है, ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप वहां से कर लिए होंगे आशा करते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद भारत किस खेल में ओलंपिक पदक प्राप्त किया था? तो आज़ादी के बाद जो है भारत जो है हॉकी में आपका ओलंपिक पदक प्राप्त किया था। पहले जो है ओलंपिक में पदक आने का मतलब हॉकी खेल, ठीक है। बाद में धीरे धीरे यह सिलसिला जो है स्टार्ट हुआ 1952 से, है ना। 1948 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था ये हॉकी खेल के अंदर। अब तक भारत जो है फील्ड हॉकी पुरुष में ओलंपिक खेल में 8 गोल्ड पदक प्राप्त कर चुके हैं। पहला स्वर्ण पदक हॉकी में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, आखिरी स्वर्ण पदक 1980 में जो है हॉकी खेल में भारत को ओलंपिक खेल के अंदर मिला है। 2024 पेरिस ओलंपिक में जो पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी है वो वहाँ पे ब्रांज मेडल प्राप्त करने में सफल रहे थे। इसके अलावा 1952 में केडी जादव साहब के द्वारा पहला व्यक्तिगत पदक जीता गया ओलंपिक खेल के अंदर भारत के लिए। कुश्ती खेल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए थे। भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जो है नॉर्मन प्रिजार्ड जीते थे, लेकिन ये आज़ाद भारत की बात नहीं है, ये जो है प्रतंत्र भारत की बात है। ये 1900 ईस्वी की बात है, पेरिस ओलंपिक में जो पहला ही ओलंपिक था और वहाँ पे भारत के तरफ से एक जो है मतलब स्क्वाड नहीं गया था, ये बहुत कम मात्रा में खिलाड़ी गए जिसमें नॉर्मन प्रिजार्ड जो है भाग लिए थे, ठीक है। इसके अलावा निशानेबाजी में पहला पदक जो है 2004 में व्यक्तिगत रूप से मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिलाया रजत पदक के रूप में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि रजत पदक जीतने वाले व्यक्तिगत खिलाड़ी ओलंपिक में भारत के लिए, तो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर होगा। भारत को टेनिस खेल में पहला पदक 1996 में अटलांटा ओलंपिक में, है ना, लिएंडर पेस के द्वारा ब्रांज मेडल के रूप में जो है दिलाया गया। बॉक्सिंग खेल में भारत को पहला पदक 2008 में चीन के ओलंपिक में विजेंदर सिंह के द्वारा जो है प्राप्त हुआ था। जैवलिन थ्रो में भारत का पहला पदक 2020 में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल के रूप में आया था और 2024 में कोई भी गोल्ड मेडल नहीं आया। 2024 में जो नीरज चोपड़ा है वो रजत पदक जीतकर संतुष्ट रहे। भारत वेट लिफ्टिंग में पहला पदक कर्नो मलेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल के रूप में जीती थी और जो कर्नो मलेश्वरी है ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बनी थी। बैडमिंटन खेल में पहला पदक 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ब्रांज मेडल के रूप में साइना नेहवाल ने जीती थी। तो अगर आपसे पूछे कि बैडमिंटन में भारत को पहला पदक ओलंपिक में किसने दिलाया, तो साइना नेहवाल। भारत को अब तक एथलीट हॉकी, कुश्ती, टेनिस, शूटिंग, बॉक्सिंग, जेवलिन थ्रो, वेट लिफ्टिंग तथा बैडमिंटन में पदक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कोई भी खेल आपको देगा तो वहाँ पे जो है पदक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा निशानेबाजी नहीं लिखा, शूटिंग को निशानेबाजी ही बोलते हैं भाई। इसके अलावा अगस्त 2023 में लिखी गई आत्मकथा पिच साइड माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट के लेखक कौन है? तो ये है अमृत माथुर, है ना। प्लेइंग इट माय वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की किताब है। सचिन तेंदुलकर के भारत रत्न से 2 ईस्वी आपके एग्जाम में आते हैं, 2013 और 2014। कब कैसा लैंग्वेज रहेगा तो कैसा ईस्वी का इस्तेमाल करना है बता दिया हूँ। हुआ कि 2013 के लास्ट में जो है सचिन तेंदुलकर अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं और उसी समय जो कांग्रेस की सरकार होती है आनन फानन में भारत रत्न देने की बात कह डालती है, लेकिन इसको हैंड रिसीव जो है 2014 फरवरी माह में तेंदुलकर साहब को जो है भारत रत्न रिसीव हुआ था। तो डिपेंड करता है कि लैंग्वेज कैसा है ना। कई बार क्या होता है कि एक चीज की घोषणा पिछले साल में हो जाती है और वो चीज होती है अगले साल में, ठीक है भैया। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि जो आपका यूपीएस आया है, ओपीएस के जगह जो यूपीएस सरकार ने बहुत सारे जगह महाराष्ट्र सरकार इसे लागू करने की बात भी कह दी है। तो ये इसकी जो इस पे चर्चा हुआ था ये पिछले साल हुआ था, लेकिन ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो वैसे ही इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? वीवीएस लक्ष्मण है। आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन की जो है लेटेस्ट वर्जन किताब है, इन्हें ध्यान रखेंगे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह साहब की किताब है। बिलीव जो है सुरेश रैना साहब की किताब है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक सौरव गांगुली है ना। अभी सौरव गांगुली साहब से क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछे गए थे कि सौरव गांगुली किस मैदान में अपनी जो है शर्ट उतार कर जो है सेलिब्रेट किए थे, अपने जीत को एंजॉय किए थे, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, है ना।
चलते। इसके अलावा जाकिर हुसैन लाइफ इन म्यूजिक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका नसरीन कबीर है। इन्हें ध्यान रखेंगे, चूंकि जाकिर हुसैन साहब अब हमारे बीच नहीं रहे तो ये किताब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जाकिर हुसैन सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। इनके बारे में थोड़ा सा, पंजाब घराने से संबंधित है, चूंकि इनके पिता अल्लाह रखा भी पंजाब घराने से संबंधित रहे थे। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन 5 ग्रैमी अवार्ड के विजेता भी रहे हैं, जिसमें 3 ग्रैमी अवार्ड तो खाली 2024 में जीते थे, है ना। पंडित रविशंकर की कुछ प्रमुख पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ, ये पुस्तक इनके पूछे जाते हैं। इन्होंने भारत के लिए सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड 1968 में प्राप्त किए थे। उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये सेकेंड म्यूजिशियन था जिन्हें भारत रत्न दिया गया था आफ्टर एम सुब्बा लक्ष्मी, है ना। भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, राज योग, कर्म योग, ये जो भी योग वाला पुस्तक है लगभग सभी के लेखक विवेकानंद साहब हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। विवेकानंद साहब का जो आपका ऐतिहासिक भाषण है ये 1893 में शिकागो में डिलीवर किया गया था, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, है ना। इनके अलावा विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करे थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन फिल्म अभिनेता देवानंद की आत्मकथा का नाम रोमांसिंग विद लाइफ है। एड फाइंड्स ए होम, ए नवीन लेखिका, ये कौन है भैया? आलिया भट्ट, है ना। इनके अलावा अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखिका है प्रियंका चोपड़ा जोनास, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला है, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी के दौरान बंगाल तथा आसपास के क्षेत्र में व्यापार के अधिक से अधिक छूट प्रदान करने वाली एक फरमान जारी की थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिहाज से कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब बहुत सारा उदारता की नीति अपना लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना, संबंध में। तो ये आपका फर्रुखसियार है ना। 1717 ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी जॉन सरमन फर्रुखसियार के दरबार में गए थे, जहां उन्होंने एक फरमान के जरिए बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अनुमति मिल गया था। बल्ले बल्ले हो गया था इनका। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में किया गया था। अकबर के समय होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार पत्र जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, यानी लास्ट दिन 1600 ईस्वी को जो है प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री जो है सूरत में खोली थी। दक्षिण भारत के लिहाज से अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोला था। वहीं पे अगर आपसे कहे कि भाई बंगाल में या फिर हुगली नदी के किनारे, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि बंगाल की बात कर रहा है। तो वहाँ पे 1651 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। तो दोनों तीनों बात अलग अलग एंगल से याद रखेंगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला है, जिसे व्हाइट टाउन भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1640 में किया गया था और ये आपका चेन्नई में है ना। जंजीरा का किला यह महाराष्ट्र के अरब सागर में स्थित है। इसका निर्माण मलिक अंबर के द्वारा करवाया गया था। भारत में स्थित सबसे पुराना चर्च सेंट थॉमस चर्च केरला में है और सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद ये भी केरला में है। इन्हें ध्यान रखेंगे। हाल में ही केरल राज्य के विधानसभा में केरला का नाम जो है बदलने वाला विधेयक पास किया गया, जिसका नाम अब अगर पास हो जाती है तो केरला में हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य के सभी कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से व्यक्त किया जाएगा। जैसे केंद्र स्तर पे सभी जो कार्यवाही है राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, वही राज्य पे राज्यपाल के नाम से होगा। ये आर्टिकल 166 के 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 76 महान्यवादी से संबंधित है। महान्यवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं और महान्यवादी भारत में सबसे बड़े लीगल ऑफिसर होते हैं, कानूनी अधिकारी होते हैं। वर्तमान समय में आर वेंकट रमनी भारत के जो है महान्यवादी साहब है। इन्हें ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 74 और 75 ये मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 79 जो है ये जो है आपका संसद से संबंधित है और इसी 79 में समझाया गया है कि भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लोकसभा है ये आपका स्मॉल है ना सदन होगा इस सिस्टम का, है ना। तो इसीलिए लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में सभी बातों को समझाया गया है। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या बात करेंगे 250 होगा। 238 प्लस 12, 238 निर्वाचन से और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्षों की होती है तथा राज्यसभा का जो है कभी भी विघटन संभव नहीं होता है। राज्यसभा का स्वयं का कार्यकाल परमानेंट होता है ना। जो उसमें मेंबर है उनका कार्यकाल 6 वर्षों का, लेकिन जो राज्यसभा होलसोल है ना वो कभी भी विघटित नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका कार्य परमानेंट माना जाता है। राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली प्रथम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुणडेल थी, है ना। बहुत खांसी हो लगा।
इसके अलावा प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कमला प्रसाद त्रिपाठी थे। 81 आर्टिकल जो है ये लोकसभा से संबंधित है। लोकसभा भारतीय संसद के निम्न सदन है। इसमें मैक्सिमम 550 सदस्य अब हो सकते हैं, पहले 552 हुआ करता था। 20 केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीट जो है आरक्षित है ना। इसके अलावा सामान्य वर्गों के लिए 412 सीट निर्धारित किए गए हैं। अगला है लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर तथा लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगर थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, सामान्य स्थिति ठीक ठाक रहा तो है ना। SSC के द्वारा हाल फिलहाल एक क्वेश्चन और पूछा गया कि भारतीय संसद का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया है, तो एक ही बार बढ़ाया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। फिर से जो है उसे बैक कर लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्यों के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेवार होंगे। आर्टिकल 85 के थ्रू लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को जो है दिया गया है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से संबंधित लिए गए निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार का उपबंध जो है आर्टिकल 73 में है। आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। ये 2 बार लिखा गया है, कोनो बात नहीं है ना, पढ़ाई कभी खराबी नहीं करेगा। 2 बार आ गया लाइन में तो क्या हुआ, रिपीट हो गया तो आपका रिवीजन हो गया एक तरीके से। इसके अलावा बैडमिंटन खेल में कॉर्क की वजन कितनी होती है, तो 4.74 से 5.5 ग्राम हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम 5.5 ग्राम हो सकते हैं बैडमिंटन खेल में कॉर्क की वजन, है ना। बैडमिंटन खेल की मैदान की जो लंबाई है, चौड़ाई है, ये 13.40 मीटर है, यानी 44 फीट है। डबल और सिंगल दोनों के लिए 44 फीट ही होंगे। आपकी लंबाई की बात करें तो चौड़ाई बदल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे खेल हैं अगर डबल सिंगल की बात होती है तो, लेकिन लंबाई यथावत रहती है। बैडमिंटन खेल में मैदान की चौड़ाई एकल प्रतियोगिता के लिए 17 फीट यानी 5.18 मीटर, जबकि डबल प्रतियोगिता के लिए 20 फीट यानी 6.1 मीटर होती है। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली नेट की चौड़ाई 20 फुट, नेट की ऊंचाई 2 फीट 6 इंच होती है ना। एक बैडमिंटन कोर्ट में कितने जो है सर्विस एरिया होते हैं, तो आप कहेंगे 4 सर्विस एरिया होते हैं। बैडमिंटन खेल में जो है पीला कार्ड तथा काला कार्ड का इस्तेमाल भी होता है। जो पीला कार्ड है इसका मतलब एम्पायर के साथ आनाकानी, लाल कार्ड का मतलब खेल भावना को कमतर आंकना और ब्लैक कार्ड दिखाने का मतलब है खिलाड़ी को अयोग्य घोषित करना होता है ना। इनके अलावा बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली पोल की जो ऊंचाई है वो जमीन लेवल से 1.55 मीटर की होती है। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली जो नेट का निचला हिस्सा होता है ना, ऐसे रहता है ना, ये सब नेट रहता है और इसका यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे मुड़ा हुआ रहता है, तो ये जो नेट का निचला हिस्सा रहता है बैडमिंटन का, है ना, बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाला जाली का 1.52 मीटर होता है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ यहाँ पे टर्म है, जैसे आपका टर्म नीचे है, पहले कप है थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन, उबेर कप महिला बैडमिंटन, एनॉक्स कप है, नारंग कप है, अमृत दीवान कप है, अग्रवाल कप, चड्डा कप इत्यादि बैडमिंटन में बैडमिंटन ऑर्गेनाइज कराने वाली जो है आपका कप है, प्रतियोगिता है। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली शब्द ड्राइव यहाँ भी है, ड्राइव क्रिकेट में भी होता है, ड्रॉप शॉट होता है, ड्यूस होता है, डबल साइड लाइन होता है ना, डबल फॉल्ट होता है, ये सब भी बैडमिंटन में इस्तेमाल होती है। खेल को हमने अलग से पढ़ा दिया है, आप खेल वहाँ से देख लीजिएगा। ओजापाली तत्व किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो सत्रिया नृत्य। अच्छा, हमारा कोई भी कंटेंट लेते हैं तो आपको 40 से अधिक टॉपिक बैच की जो है अलग से कंपाइल भी दिए जाएंगे, है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक एग्जाम के लिए कॉमन रहता है, तो वो तो एक अलग है ना। इसके अलावा सत्रिया ओजापाली जो एलिमेंट्स है, ये सत्रिया जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उसमें इस्तेमाल होती है। अंकिया, भोना और ओजापाली ये सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य में जो है इस्तेमाल होती है। वर्तमान में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, सबसे लेटेस्ट जो है ये आपका सत्रिया है जो असम से है, और इसकी शुरुआत करने का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है और ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित नृत्य है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार हेतु शुरू किया गया था। बोर गीत, असमिया गीत का इस्तेमाल इस नृत्य में करी जाती है, ठीक है, और झांझ नामक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल भी होता है। सत्रिया नृत्य के अधिकांश कलाकारों के सरनेम में बोरबयान होता है, सैकिया होता है, गोस्वामी होते हैं। इंदिरा बोरा जो सत्रिया नृत्य के पहला नर्तक है, जिसे 2020 में पद्मश्री से
सम्मानित किया गया था और इस बार के एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और ये पार्टिकुलर क्वेश्चन मैंने पैरासीटामोल 500 में भी पढ़ा रखा हूँ। इंदिरा बोरा, पीपी इंदिरा बोरा इसका पूरा नाम है ना, देख लीजिएगा, हवाबाजी कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। भामाकल्पम कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित तत्व है। पुंग तथा चोलम आपके मणिपुरी नृत्य में है। इसके अलावा